हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वावलोकन का आधुनिक भारत के इतिहास प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि पूर्वावलोकन का है और इसमें बहुत सारा प्रश्न दिया गया है और जो 72 बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, ये उससे रिलेटेड है। आज इस प्रैक्टिस सेट को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। चलिए तो प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं हम। जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे, पहला चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। इसे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न कर रहा है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा, राजा सिताब राय को हमारा किया गया था। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर इसका हम डिस्कशन देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन जो आंसर है हमारा, कह रही प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेज व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। तो पूछा जाएगा कि प्लासी के युद्ध जो लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। ये प्लासी के हमारा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो हमारा लड़ी थी, तो ये हमारा हो जाएगा मुनरो के समय में लड़ी थी। मुनरो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में एक नए भूभाग अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, इसका राइट आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर के युद्ध। तो हम जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था और इसके बाद प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण जो हुआ था, इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह द्वारा जो 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था और यही नादिर शाह जो था, ये दिल्ली को लूटा था और दिल्ली को भी बर्बाद किया था और शाहजहां द्वारा बनाया गया सिंहासन भी अपने साथ ले गया था। तो पूछा जाएगा कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया सिंहासन कौन अपने साथ ले गया था? तो बोलेंगे नादिर शाह ने ले गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पे देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो हमारा हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के मध्य हुआ था ये हमारा, और 23 जून 1757 को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। इसका हम आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ इसका डिस्कशन देखते हैं। तो डिस्कशन में दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी का मतलब होता है नरम दल। क्या होता है? नरम दल होता है। एक पूछेगा उग्रवादी, क्या पूछेगा? एक पूछेगा उग्रवादी। उग्रवादी का मतलब होता है गरम दल। क्या होता है? गरम दल होता है। उग्रवादी का मतलब गरम दल। इसके बाद आता है गांधीवादी चरण। क्या आता है?
इसके बाद आता है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण जो कि 1919 से लेके देश आज़ाद होता है 1947 तक हमारा गांधीवादी चरण होता है, और गांधी जी एक लाठी के सहारे में पूरे देश आज़ाद करा देते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी ने पहली बार कब पहली बार लंगोटा कब पहना था? तो ये 1921 में पहना था, ये हमारा बता देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडुगुल में एक अधिवेशन शस्त्रागार की स्थापना किए थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच विशेष के सहयोग से हमारा ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण वहीं महाराजा जय सिंह के द्वारा हुआ था, और इसमें व्याख्या में दिया गया कि जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो वहीं जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। इन्होंने कहा गया है कि इन्होंने 5 वैधशालों में निर्माण करवाया, जो दिल्ली कौन दिल्ली था, बनारस था, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। क्या किया था? इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अगला चैप्टर हमारा आ गया यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का भारत आगमन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस में अंतिम रूप से पराजित किया? मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश कौन थे? अंग्रेज थे। ब्रिटिश ही अंग्रेज थे, जिसको ब्रिटेन हिंदी में हम कहते हैं, ब्रिटेन उसको हिंदी में कहा जाता है। तो और फ्रांस को इंग्लिश में फ्रेंच कहा जाता है। फ्रांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंच कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया था? तो अंतिम रूप से जो पराजित किया था ये हमारा वांडीवास के युद्ध में किया था। किस युद्ध में किया था? वांडीवास के युद्ध में किया था। वांडीवास के युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। व्याख्या पढ़ते हैं। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। इसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है कि यह युद्ध जो था हमारा तीसरे कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से 1763 तक हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में हुआ है, लेकिन हमारा शुरुआत होता है 1758 से। ये पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तो पूछा जाएगा कि तृतीय हमारा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो बोलेंगे पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 1748 में हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 54 तक हुआ था। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड जो हमारा है, थर्ड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1758 से लेके 1763 से हुआ था। सेकेंड कब हुआ था? सेकेंड हमारा हो जाएगा 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। 1746 से लेके 1746 से लेके 1748 तक हमारा ये सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसके बाद हमारा फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 जो हमारा नहीं फर्स्ट ही कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। और सेकेंड जो हुआ था, सेकेंड हमारा 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारा है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1760
के प्रसिद्ध वांडीवा 1760 के 1700, यहाँ पे होगा 5 नंबर सवाल। कहा जा रहा है कि 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका हम व्याख्या कुछ पढ़ते हैं। तो व्याख्या में दिया गया है कि वांडीवास के युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच और 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और उनके पुडुचेरी अंग्रेजों का सौंपना पड़ा था। जो पुडुचेरी था अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। और यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे शतवर्षीय युद्ध की हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1632 में बिहार पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो हम बोलेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगाली की जो प्रथम फैक्ट्री हुई थी, सबसे पहले फैक्ट्री लगी थी वो हमारा ना ही सूरत में लगी थी, ना ही गोवा में, ना ही चंदना में, ना ही कालीकट में लगी थी। लेकिन बहुत सारे लोग कालीकट मारता है। हमारा इस ऑप्शन ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से हमारा आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या पढ़ते हैं। इसका व्याख्या में क्या दिया गया है? कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में लगाया था। कहाँ लगा था? कोचीन में लगाया था। इसके बाद 1505 में कन्नूर में लगाया था। कन्नूर में कहाँ? तो गोवा, दमन, दीव एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प ई होना चाहिए, लेकिन बिहार लोकसभा आयोग ने इसका आंसर सी माना है, और जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर बिहार लोकसभा आयोग ने कालीकट मारा था। हम बताए थे कालीकट कितना लोग लगा के आएगा, लेकिन सही नहीं है। लेकिन बीपीएससी जो होता है, बीपीएससी इसका आंसर यही माना था। तो उसका एक मुफ्त में भी नंबर मिल जाता है, जो कि कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेज का जो फोर्ट विलियम है यह कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है यह कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में, कहाँ जी? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? हुगली का उपयोग कौन करता है? तो हुगली का उपयोग जो होता है पुर्तगाल करता है। कौन करता है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन किया था? तो पुर्तगाल लोगों ने किया था। जो इसका व्याख्या में बहुत ज़्यादा व्याख्या है, इसको व्याख्या को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? यहाँ पे कहा गया है कि जो बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया था, उस राजकुमार का नाम क्या था? तो उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय जो है भारत में, पहले भारत से वास्को डी गामा आता है। पहले भारत से कौन आया था? सबसे पहले आता है डियाज बार्थोलोमिया। कौन आता है? डियाज बार्थोलोमिया। उसके बाद आता है हमारा कोलंबस। कब आता है? 1492 में आता है हमारा कोलंबस आता है। उसके बाद 1498 में आता है हमारा वास्को डी गामा। और कितना बार आता है? 3 बार आता है। कितना बार आता है? 3 बार आता है। उसके बाद दूसरी बार कब आया था वास्को डी गामा? तो 1502 में आया था। तीसरी बार कब आया था? 1524 में आया था। और वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा? और अल्फांसो डी अल्बुकर जो था ये गवर्नर के रूप में आया था
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पुर्तगाल उपनिवेश की प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो वही अल्मीडा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्मीडा, ऑप्शन सी। यहाँ पे व्याख्या में दिया गया कि 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली और भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ और पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन, दीव, हुगली और अपनी व्यापारिक कोठी खोली। और 1505 ईस्वी में, आगे देखते हैं कि 1505 ईस्वी में अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये था 12 नंबर। हाँ, अब अगला हमारा चैप्टर आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज। तो अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेहशाही विद्रोह हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और इसमें बीपीएससी ऑडिटर में पीरी में पूछा गया और 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेहशाही विद्रोह हुआ था? फतेहशाही विद्रोह जो हुआ था बिहार के हमारा सारण क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? सारण क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ व्याख्या पढ़ लेते हैं कि फतेहशाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिले और भारत में अंग्रेज के खिलाफ कई विद्रोहों में से पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध था। फतेहपुर बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों भाग गए थे और वह अंग्रेज के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसका हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसका हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? वही स्थान जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में आसान था, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि व्याख्या में दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में आंसर सहित भी दिया गया और व्याख्या भी दिया गया, लेकिन इसके बाद इसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, एंसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे बीपीएससी 72 के लिए, तो उसको हम लोग करेंगे। तो तो हर प्रैक्टिस सेट करने के लिए और करेंट अफेयर का भी हम प्रैक्टिस सेट इस पर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस गैलेक्सी क्लासेस जीके जीएस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, ताकि हर आने वाले अपडेट सही और प्रैक्टिस सेट हर मतलब अपडेट में न्यू मिल पाए, ताकि जितने भी आजकल जो कथन निष्कर्ष वाले भी सवाल पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन हर जगह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड का रह रहा है, बाकी कुछ बहुत सारा क्वेश्चन वन लाइनर भी पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम फ्रांसीसी से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। पूछा जाएगा कि टीपू सुल्तान ने किससे प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो बोलेंगे फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर किया था। और इसमें दिया गया टीपू की वीरता से प्रभावित होकर पिता हैदर अली ने उसे शेर मैसूर की उपाधि दी। तब पूछा जाएगा कि टीपू को शेर मैसूर की उपाधि किसने दिया था? तो उसी के पिता ने, हैदर अली। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था और हैदर अली ने अपने पुत्र टीपू सुल्तान को शेर मैसूर की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में शाह शुजा के नाम सुने होंगे, तो वहीं शाह शुजा ने कोहिनूर हीरे की प्राप्ति की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह शुजा, ऑप्शन ए हमारा शाह शुजा हो जाएगा। इसका राइट आंसर शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में
अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने वाला था हमारा सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन था? सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हमारा क्या विजयगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान, वेलुथम्पी और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की कब? तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्राप्त किया था। जो कि इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं तो व्याख्या में दिया गया है कि शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी, इसमें कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो जो इलाहाबाद की संधि हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाया था? तो इसमें बोलेंगे कि मोहम्मद रजा खान को बनाया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका व्याख्या हम पढ़ते हैं तो व्याख्या में दिया गया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नया दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नया दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली दाखिल नहीं होने दिया था? तो इस कौन बादशाह था जो इसको दिल्ली दाखिल होने नहीं दिया गया था? तो ये होगा शाह आलम द्वितीय को दिल्ली दाखिल होने नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। हम जानते हैं टीपू सुल्तान को शेरे एक उपाधि दिया था, उनके पिता हैदर अली ने दिया था। ठीक है, जो कि हैदर अली ऊपर दिया गया, इनके पिता थे। अगला हमारा दिया गया अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न नंबर 9 था, ये हमारा प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो हमारा कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हम बताए थे कि बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ा गया था, लेकिन इसमें हर ऑप्शन में ही 1764 दिया गया था। तो डेट भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो 22 अक्टूबर 1764 को होगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा आ गया ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेजे ने किया था। होल्ट मैकेजे ने महालवाड़ी का शुरुआत किया था। तो किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो बोलेंगे होल्ट मैकेजे ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनके खेतों का जमीन से अलग कर दिया गया था? उनके खेतों से जमीन का अलग कर दिया गया था। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त। क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त हमारा कर दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं
अगला प्रश्न हमारा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, कहाँ पे की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत जो किया गया था ये तमिलनाडु में किया गया था। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। और यूपीएससी में पूछा गया सवाल है 2021 का ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना के लिए कृषि विभाग की स्थापना के लिए जो मांग किसने किया था? मांग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। मैनचेस्टर का मैनचेस्टर जो हमारा हो जाएगा मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किसके दौरान पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1876 से लेके 1858 में पड़ा था। तो कुछ इसका स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा अकाल 1876-78 में पड़ा। यह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसमें 50 लाख रुपया मांगे गए थे। इसके बाद सन 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड ट्रेसी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। सर्वाधिक प्रभावित देश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग में तथा पंजाब भी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश आयोग की किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो बोलेंगे कि स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी। स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि होम चार्जेस ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि की मालिक होता और वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, वह क्या था? तो वो था रैयतवाड़ी प्रथा। क्या था? रैयतवाड़ी प्रथा था। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदार ने प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके द्वारा की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लाइन हमारा बिछाया गया था। और डलहौजी के समय ही हमारा बम्बई से थाने तक पहली बार रेल चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर हमारा ट्रेन चली थी। ठीक है। हम चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल है इसलिए फास्ट चल रहे हैं इस वीडियो को लेके। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कहा है कि भारत में रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। बम्बई से थाने तक 1853 में प्रथम रेलवे भारत चली थी। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का बृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और ये भी सवाल पूछता है किसके शासनकाल में बिछाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बिछाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है हमारा
कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट्समैन बोर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। अगला सवाल हमारा है, पुस्तक पॉवर्टी एंड और ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। और ये CR दास जो होता है, RC दत्त दिया गया है, लाला लाजपत राय जो दिया है यहाँ पे, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रजनी पामदत्त ने क्या कहा था? कि वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और वे सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन के बारे में ये कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें दिया गया है व्याख्या है कि रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथ विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का मानता था कि ब्रिटिश शासन को स्थापित करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाए। इनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग का अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों के आदि माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संपदा के सामने अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त जो किया गया था जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में परमानेंट सप्लीमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सप्लीमेंट लागू करने का कारण जो था हमारा भू राजस्व का निर्णय करना था। क्या था? भू राजस्व का निर्णय करना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर। बड़ा आंसर इसमें दिया गया, बड़ा जो मिलता है उसको सही होता है ज़्यादा करके। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और इन्हों वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है ये हमारा दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे वो चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब आते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं क्या हुआ था। तो मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो बैरकपुर से किया था। कहाँ से किया था? बैरकपुर से किया था। तो अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा BD सावरकर। क्या होगा? BD सावरकर ने कहा था कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है 1857 को देखकर। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये तो गरम दल के ये नेता थे। ठीक है। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर थे और जगदीशपुर आरा से थे। और एक बिहार से आरा, जगदीशपुर आरा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है। तो ये यहाँ से थे। अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली की प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो दिल्ली में जो था निकलसन एवं हडसन था।
तो यहाँ पे निकलसन महर्षण नहीं दिया गया था, तो इसका राइट आंसर मारेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि लखनऊ से हमारी थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल का सामना किस अंग्रेज ने करा था? तो कैंपबेल हेनरी लॉरेंस ने हमारा बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। और कान पूछे थे नाना साहब, और नाना साहब का सामना कैंपबेल कर रहा था। और उसके बाद हमारा इलाहाबाद से थे लियाकत अली। कौन थे? इलाहाबाद से थे लियाकत अली, और इसका सामना कर्नल नील ने कर रहा था। और झांसी जो था, झांसी से थी हमारा रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई का सामना हीरोज नामक अंग्रेज ने कर रहा था, हीरोज नामक अंग्रेज। और यही जो था झांसी की रानी को पीछे से मारा था, और बोला था कि यहाँ पे जितने भी मर्द सोए हुए हैं उसमें से एकमात्र मर्द सोई हुई है वो झांसी की रानी है। और बरेली से थे खान बहादुर खान, बरेली से थे खान बहादुर खान, और उसका सामना कैंपबेल कर रहा था। और दिल्ली से जो थे निकलसन ने महर्षण बताए थे, और बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और उनका सामना निकलसन ने महर्षण कर दिया गया था। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो थे उनको रंगून भेज दिया गया था, और रंगून बर्मा में हमारा पड़ता है। और इनकी पत्नी के नाम था जिन्नत महल। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? विद्रोहियों को धोखा किसने दिया था? तो विश्वनाथ दुबे ने दिया था। गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और जमादार माधो सिंह को धोखा कौन दिया था? विश्वनाथ दुबे ने दिया था। इसका कुछ व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कैसे धोखा दिया था। तो इसमें कहा गया है कि 10 मई 1857 को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड बिहार के अंतर्गत तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनके गिरफ्तार करवाया तथा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ सहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। यानी कि 16 अप्रैल 1858 को उनको पकड़ा गया, गणपत राय को, और क्या बोलते हैं विश्वनाथ सहदेव को, और गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को पकड़कर फांसी दे दी गई। तो वहीं क्वेश्चन पूछा था किसने धोखा दिया था? तो धोखा हमारा ये विश्वनाथ दुबे ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यह है किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किए थे? तो जुलाई 1857 में किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। यहाँ से आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। कहा गया इसमें कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस को अधीन ब्रिटिश सैन्यबल के विरोध में किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह ने किया था बहादुरी के साथ युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन का कमिश्नर था विलियम टेलर था। उस समय पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था विलियम टेलर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कब हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। अगला प्रश्न नंबर है बिहार में 1858 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में वही जगदीशपुर आरा वाले थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग किसने था? तो सक्रिय भाग नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, और बेगम हजरत महल जो थी बेगम जिन्नत महल जो थी दिल्ली से, जिनका बहादुर शाह जफर द्वितीय पति थे। ये सब लोग था, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1858 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? मंगल पांडे ने विद्रोह बैरकपुर में किया था। अगला प्रश्न हमारा है
अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 विद्रोह भाग नहीं लिया था। तो विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? तो साहूकार जो थे ये हमारा नहीं लिए थे। बाकी जमींदार, खेतिहर मजदूर, कृषक, जमींदार, ये किसी ने भाग नहीं लिया था उसमें। अगला प्रश्न हमारा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में होगा? तो ये कहा था डॉक्टर एम सेन ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो कौन है? बी.डी. सावरकर है। कौन है? बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था 1858 में आया था। कब आया था? 1858 में आया था। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम विश्व युद्ध की तिथि माना जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो 1857 को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोह बनाने के कारण नहीं था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बाकी सब था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का अधिकार प्रयास था, जहाजों पर यात्रा करने के लिए था, भत्ते पर रोकथाम था, अधिकारियों की अपेक्षा था। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य की सीमा थी। उसके साम्राज्य की सीमा क्या थी? तो उसके साम्राज्य की सीमा जो थी चांदनी चौक से पालम थी। चांदनी चौक से पालम तक थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो किस जगह शामिल हुए थे कुंवर सिंह? तो आरा में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न हमारा है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उस समय शायर कौन थे? तो मिर्जा गालिब थे। कौन थे? शायर कौन थे? मिर्जा गालिब थे। यहाँ पे दिया गया तो गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 में हुई थी। 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया है। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 1862 तक रहे थे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो कथन हमारा ए सही है। कौन कथन सही है? ए सही है। कथन हमारा हो जाएगा ए, हमारा ये सही है। ऑप्शन ए होगा। क्या सही? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा और के महाराजों और उनके सभी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये बात सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैसों से मदद किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाही का इन प्रांतों का चयन किया। किसका चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? किसके? लखनऊ में। तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। सही है। आगे आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना की थी। प्रभावती देवी कहाँ थी? पटना। प से प्रभावती, प से पटना।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था जी? तो दिसंबर 1856 में किया गया था। कब किया था? दिसंबर 1856 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो किस प्रांत में किया था? बिहार प्रांत में किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वहीं मिर्जा गालिब हो जाएंगे। इसमें शॉर्टकट में गालिब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वही कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। इसको अंग्रेज पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था लोग। कितने रुपये का? 50,000 रुपये का इनाम। यहाँ पे लिखा है 50,000 का इनाम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो कौन जाएगा? पील आयोग जो है नौ संगठन से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जगदीशपुर के राजा थे। क्या थे जगदीशपुर के राजा जी? तो कुंवर सिंह थे। कोई न थे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगला हमारा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो किसका केंद्र था? तो जगदीशपुर का केंद्र था जी। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित हुआ था? बिहार का कौन सा भाग प्रभावित हुआ था? क्या बिहार 1857 में पटना से पीर अली थे, मुजफ्फरपुर से कोई नहीं था, मुंगेर से भी कोई नहीं था, दानापुर से भी कोई नहीं था, आरा से जगदीशपुर वहाँ पे था लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मामला फंस रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी कि प्रभावित नहीं रहा, अप्रभावित रहा। तो कौन सा प्रभावित रहा था? तो यहाँ पे प्रभावित कौन सा रहा था? एक मिनट, पटना से हमारा पीर अली थे। ठीक है, इसमें आंसर 4 और 5 दे रहा है। ठीक है, तो 4 से अप्रभावित, कौन सा अप्रभावित रहा, यानी कि प्रभावित नहीं था। तो ये नहीं था प्रभावित, मुंगेर भी नहीं था, आरा से जगदीशपुर थे, दानापुर, अच्छा आरा के पास ही दानापुर पड़ता है, तो प्रभावित होगा। ठीक है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से कम आयोजन मतलब असफल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। करें कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने संज्ञा दिए थे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह का नहीं जुड़ा है, तात्या टोपे का जुड़ा है, तात्या टोपे का जुड़ा है। बाल गंगाधर तिलक को नहीं जोड़ा है। गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, तो हमारे तात्या टोपे हो जाएंगे, इनका जुड़ा है। यहाँ पे कुछ दिया गया, यहाँ से प्रश्न पूछता है व्याख्या में जो दिया गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में नेपाल चले गए। जब ग्वालियर का पतन हुआ, झांसी की रानी की मृत्यु भी ग्वालियर में हुआ था, और ग्वालियर के पतन के बाद ये 1859 में नेपाल चले गए थे। अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह ने उन्हें अंग्रेज को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया इनको। अगला देखते हैं। अगला हमारा चैप्टर है
अन्य जन आंदोलन क्या है? अन्य जन आंदोलन। देखते हैं अन्य जन आंदोलन क्या था। कह रहे कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वहीं सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे संथाल विद्रोह का नेता करने वाले। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो व्याख्या हमारा दिया गया 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दमन एवं कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संताल बहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीन छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संस्थानों में संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। अगला प्रश्न हमारा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यानी कि बंकिम चंद्र जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता सब बिरसा मुंडा। इनको धरती अब्बा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा भी कहा जाता है, धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह जो हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। अगला इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया। यह एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धा भगत ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, हम ऑप्शन सी भूमि मारे थे तो सी भूमि हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से ये फैला था। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। कहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बिहार में भी किया था, शायद पंजाब में। इसका उपयुक्त में से ऑप्शन जो होगा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि व्याख्या में यहाँ पे दिया गया है कि आदिवासी ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्र था, दामिन ए कोही में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। पूछेगा सिद्धू और कान्हू कौन थे? तो दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दमन कोही से भी लगान वसूली आरंभ की। परिणाम स्वरूप जमींदार व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धर किसान हो चुकाने में असमर्थ थे। आगे देखते हैं, फिर दिया गया कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे दुष्ट कर्ज में फंस गए। इसके उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथाल अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए। नोट में दिया गया है कि बिहार लोकसेवा आयोग ने इस अपने संशोधित उत्तर पत्रक ई माना है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1875 के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका था ऑप्शन बी, महाजन पद के द्वारा ऊंची ब्याज दर था इसका आंसर। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कूका आंदोलन किस संगठन से किया गया था? कूका आंदोलन जो था गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह, जो पटना साहिब गुरुद्वारा है इन्हीं के नाम पे चलता है। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है,
कि मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडा ने क्या किया? विद्रोह खड़ा किया, 1895 में किया था। कब किया था? 1895 में किया था। फिर क्या था कि हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? हो मुंडा विद्रोह 1820-21 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु जो थे आनंद पांडे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अगला हमारा चैप्टर आ गया भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। इसमें दिया गया है कि इनमें से किसने द्वयबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो अल्फात हुसैन अली जो थे ये जुड़े नहीं थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी अब्दुल रशीद गंगोई थे, महमूद उल हसन थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी थे। 2 नंबर सवाल कर रहा है कि बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो वो थे डॉकन एजुकेशन सोसाइटी थे। अगला प्रश्न हमारा है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम किसने बनाया था? शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने 1835 को बनाया था। ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो कोलकाता हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक जो थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय जो थे वही थे। अगला हमारा है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये लाला लाजपत राय भी नहीं किए थे, महात्मा हंसराज भी नहीं किए थे, दयाराम भी नहीं किए थे। तो किया कौन था? तो देखते हैं कौन किया था। व्याख्या में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हरिद्वार में 1901 में हुआ था। हरिद्वार में 1901 में हुआ था। किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किया था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। कौन थे? अनुयायी थे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने किया था जी? D.K. कर्बे ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नगर क्या था? आयोग का नगर क्या था? तो राधा कृष्ण आयोग नगर था हमारा। अगला इसमें दिया गया है किसका? बी राधा कृष्ण आयोग होगा। इसका दिया गया आंसर कि कब कौन हुआ था? तो वर्ग शिक्षा आयोग की स्थापना 1937 में हुआ था। राधा कृष्ण आयोग की स्थापना 1848 में हुआ था। कोठरी शिक्षा आयोग की स्थापना 1964-66 में हुआ था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1963 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पश्चात संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो कौन वकालत की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कुछ व्याख्या दिया गया है। कह रहे कि 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी हुई थी धारा थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? यह किसका कथन है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था टी.बी. मैकाले ने। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, टी.बी. मैकाले ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है
अगला चैप्टर हमारा आ गया। अगला चैप्टर का नाम है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो किस पत्रिका को संपादित किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, तो अल हिलाल को किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादित किया गया था। इसमें कुछ व्याख्या दिया गया है, कह कि अल हिलाल पत्रिका अल हिलाल पत्रिका को अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदार पत्रिका मौलाना जफ़र अली खां तथा कामरेड पत्रिका को संपादन मौलाना मोहम्मद अली ने किए थे। पूछेगा इसमें क्या पूछेगा, पूछेगा कि अल हिलाल पत्रिका किसने किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन वहीं पूछेगा कि जमींदार पत्रिका किसने किया था, तो मौलाना जफ़र अली खां हो जाएंगे। वहीं पूछेगा कामरेड पत्रिका किसने किया था, तो हो जाएंगे मौलाना मोहम्मद अली हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। मराठा पत्र और केसरी समाचार पत्र जो था ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, इन्होंने प्राप्त किया था। जो मराठा आता था, मराठा ये हमारा साप्ताहिक था, क्या था, साप्ताहिक था। जो हमारा केसरी पत्रिका आता था, केसरी पत्रिका ये हमारा दैनिक था, यानी कि रोज रोज हमारा ये पत्र अखबार आता था ये। अगला हमारा देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है व्याख्यान कि 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने, कब 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र मराठा जो था अंग्रेजी में था और केसरी जो था मराठी में था को प्रकाशित किया। यह स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है, तो बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक की है। अगला प्रश्न हमारा है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया, तो वंदे मातरम जो था आनंद मठ से लिया गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से, किससे, आर्य समाज से हमारा संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी बुक लिखा था, तो बोलेंगे इंडिया डिवाइडेड बुक जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न हमारा है कि 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले राव ने हमारा किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, सी। यहाँ पे इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था, तो इसको जो कहा था B.A. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी, तो इंडिया डिवाइडेड अभी आया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड है ना, हाँ, पुस्तक इंडिया डिवाइड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसमें अंतर है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे थे और इंडिया डिवाइडेड जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, जबकि पेड़ेरुल मनु ने डिवाइडेड एक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष था। अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर, इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते हैं और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष में विरोध में थे, तो किसने कहा था, तो ये हमारा क्या सरदार पटेल ने कहा था, S.C. बोस ने कहा था, B.D. सावरकर ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। तो मदरलैंड जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो मजहरुल हक ने किया था। किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। अगला प्रश्न है कि नील खेतिहरों के दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है। तो नील दर्पण के रचयिता हमारे कौन हो जाएंगे? नील दर्पण के रचयिता हमारे हो जाएंगे दीनबंधु मित्र, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था। ज्योतिबा फुले, करसनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिया गया है व्याख्या, उसको व्याख्या को छोड़ देते हैं। अगला इसमें दिया गया है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जी? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालिक ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तब पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जो उस 1928 में साइमन कमीशन भी आया था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सचिदानंद सिन्हा क्या इंडियन पीपुल्स थे? एस एन डांगे जो थे क्या नवयुग से थे? क्या मोहम्मद अली जो थे कॉमरेड से थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इंडिया डिवाइड से थे? क्या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सचिदानंद सिन्हा इंडो पीपुल से थे, मोहम्मद अली जो थे कॉमरेड से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक का नाम जो था इंडिया डिवाइड था। ठीक है, तो इसमें से एक से अधिक हो जा रहा है, यानी कि एक नहीं थे, जो कि एस डांगे जो थे नवयुग से नहीं थे। यहाँ पे दिया गया है कि सचिदानंद सिन्हा की पुस्तक का नाम इंडिया पीपुल्स था। ठीक है, मोहम्मद अली का कॉमरेड हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइड हो जाएगा, और एस एम डांगे का द सोशलिस्ट हो जाएगा, बल्कि नवयुग नहीं होगा। और मुजफ्फरपुर यहाँ पर दिया गया है कि मुजफ्फर अहमद का पुस्तक का नाम है नवयुग। अगला सवाल हमारा है कि सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। वहीं बाल गंगाधर तिलक, जो कि मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वो हिंदी भाषा में था। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र 1881 ईस्वी में बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी में केसरी आरंभ हुआ था। अंग्रेजी जो था मराठा में और मराठी केसरी में आरंभ हुआ था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आयकर थे। बाद में इन दोनों समाचार पत्रों के संपादन तिलक के हाथों में किया गया। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन थी। तो बंगाल गजट जो था वही समाचार पत्र पहला था। अगला प्रश्न हमारा है कि मूक नायक समाचार पत्र कौन संबंधक था। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंधक था? तो बी आर अम्बेडकर समय थे। कि मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के संपादक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय के संपादक संवाद कौमुदी से संपादक थे।
राजा राम मोहन राय संपादक थे, संवाद कौमुदी से थे। अगला प्रश्न हमारा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे थे। अगला हमारा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। ये कवि भी थे, लेखक थे, पत्रकार भी थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला हमारा दिया गया है कि बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रारंभ किया था। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध जो था कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, एक समाचार पत्र था जो बंगाली, उसको सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने उसको प्रारंभ किए थे। अगला हमारा दिया गया है कि दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया का संपादक महात्मा गांधी ने हमारा किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 24 नंबर प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त किया गया था। अगला यहाँ पे दिया गया प्रश्न कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये बंगला में होता था। बंगला में संवाद कौमुदी प्रकाशित होता था। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है। व्याख्या में इसका दिया गया है कि राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता से का अग्रदूत था। इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी प्रकाशन किया और 1822 ईस्वी में उन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार भी प्रकाशित किए और जो संवाद कौमुदी था वो बंगाली भाषा में था। अगला हमारा प्रश्न है कि आनंद मठ का लेखक कौन था? आनंद मठ का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो कौन था? द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, बाकी द हिंदू था, द मराठा था, बांग्ला था, बाकी वो नहीं था। अगला हमारा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी। कि पहले कौन थे? जी सुब्रमण्यम थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, सुब्रह्मा अय्यर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और गंगा प्रसाद वर्मा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है ना। अगला इसमें देखते हैं प्रश्न। हालांकि व्याख्या पत्र पत्रिका संपादक द हिंदू पत्रिका किसका है? तो जी सुब्रह्मण्य अय्यर का है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। बंगाली जो पत्रिका है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। हिंदुस्तानी किसका है? गंगा प्रसाद वर्मा का है। सुधारक किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हुंकार। क्या था? हुंकार नाम था। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है कह रहा है कि नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। किसने लिखा था? रहमत अली ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो यंग इंडिया जो पत्रिका थी वो नहीं जुड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत में कौन संबंधित है? अभिनव भारत में जो थे बीडी सावरकर थे। अभिनव भारत में कौन संबंधित थे? बीडी सावरकर थे। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो कौन था? लीडर था। कौन था? लीडर था।
अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो कौन किया था? तारकनाथ दास जो थे फ्री हिंदुस्तान अखबार नामक शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है रेड शॉर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वंदे भारत बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन सा उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो आनंद मठ ने किया था। आनंद मठ ने किया था। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सखाराम गणेश देवास्कर ने लिखा था। अगला प्रश्न जो हमारा है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो सीआर दास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? आर.सी. दत्त, एम विश्वेश्वरैया, एन.जी. रंगा और डी.आर. गॉडलिक। तो कौन थे? तो आर.सी. दत्त थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक जो था कौन था? आर.सी. दत्त था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा था? गांधी बनाम लेनिन जो था किसने लिखा था? श्रीपद डांगे ने लिखा था। कौन लिखा था? श्रीपद डांगे ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने लिखी है। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है वो तिलक ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। खरा है कि वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जयप्रकाश नारायण लिखा था? नहीं। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था? नहीं। बिरसा मुंडा ने लिखा था? नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। अगला है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन का सही सम्मिलित करने के लिए कह रहा है इसमें कि द हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट किसका है? द हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट जो है किसका है? और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट किसका है? और आनंद मठ किसका है? और प्रीसेंट ऑफ जीसस किसका है? और आवर इंडिया मुसलमान्स किसका है? तो एक का क्या हो जाएगा? एक का हमारा क्या हो जाएगा? तो द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट जो होगा ये ताराचंद्र ने ही लिखा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हो जाएगा ये हमारा इसका सामने हो जाएगा। इसका जो लिखे हैं बी का हो जाएगा हमारा 5। के दत्ता ने लिखा है। उसके बाद सी का हो जाएगा हमारा आनंद मठ का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। और डी का हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ जीसस हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा हो गया। और आवर इंडियन मुसलमान्स जो है ये कौन लिखा है? तो फादर बुल्के ने लिखा है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? इंडिया अर्नेस्ट के लेखक
वेलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? माइकले मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला प्रश्न है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध क्या था? तो एनी बेसेंट से था। अगला चैप्टर आ गया हमारा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं संस्कृति जागरण। देखते हैं। कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा में शादी की थी? ब्राह्मण विधवा में शामिल की थी तो डी कर्बे ने किया था। तो 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो ब्राह्मण विधवा से शादी की थी, डी कर्बे ने किया था। डी कर्बे ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये पूछा गया सवाल बीपीएससी हेड मास्टर में पूछा गया सवाल है। ठीक है। इसका अगला प्रश्न, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी डैश की वजह से द्वैध शासन प्रयोग में प्रति में सफल बना दिया था। प्रति में सफल बना दिया था। उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा ये हमारा दिया गया व्याख्या में कि मद्रास में जस्टिस जो दिया गया कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले राव के द्वारा की गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंद राव फुले द्वारा 1873 में की गई थी। कब की गई थी? 1873 में की गई थी। 1873 में की गई थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों में निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार कराना था। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी थी ये ज्योतिबा राव फुले ने ही लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में किस एक की निंदा ब्रह्मा समाज ने नहीं की थी? ब्रह्मा समाज ने नहीं की थी। किसकी निंदा नहीं की थी? जातिवाद की नहीं की थी, पर्दा प्रथा नहीं की थी, बथुबा नहीं की थी, अवतारवाद की थी। नहीं, ब्राह्मण समाज ने नहीं की थी। नहीं पर ध्यान देना है बाबू। नहीं पे नहीं बहुत गड़बड़ करता है। तो नहीं जो है पर्दा प्रथा पर किया था, लो जातिवाद पे किया था, लो बधु विवाह हुआ था, लेकिन अवतारवाद पे नहीं हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा कथन सही नहीं था? कौन सा कथन सही नहीं था? तो इसको हम देख लेते हैं, व्याख्या से देख लेते हैं। व्याख्या में देखते हैं तो व्याख्या में क्या दिया गया है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या पढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्न उद्देश्य बताया है। ये हमारा पॉइंट जो था उसमें जो लिखा है वही पॉइंट था। देख लेते हैं यही पॉइंट था कि नहीं। साम्राज्य के पतन देख लेते हैं। नहीं, इसमें है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ठीक है। दूसरा है कि देशवासियों के बीच संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें एक राष्ट्रीय भावना को विकसित करना। तीसरा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण समिति और महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर प्रकट करना। अगला है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित की दिशा में किस आधार पर कार्य किया जाए, उसका था।
तो यहाँ पे दिया गया है कि साम्राज्य के विभिन्न भाग में राष्ट्र के हित में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों की परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने का निर्देश किया गया। अगला है कि अपने सभी प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांति से सभी पूर्वग्रहों के मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दर कराना और राष्ट्रीयता एकता भावनाओं की पूरी तरह से विकसित और संगठित करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे हमारा हो जाएंगे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कौन थे? तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था? तो ये हो जाएंगे सैयद अहमद खान हो जाएंगे। अगला हमारा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 के महादेव गोविंद रानडे ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला इसमें दिया गया प्रश्न हमारा कह रहा है कि सती प्रथा को बंद करने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया? सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया? तो राजा राम मोहन राय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सत्यार्थ प्रकाश किसने संपादित किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है। इसका हमारा दिया गया व्याख्या कि सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है। इसकी रचना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में हिंदी में किया था। ठीक है। और इसका बहुत सारा व्याख्या है, उसको छोड़ देते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? तो ये हो जाएगा साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। जो बड़ा आंसर है उसी को ज़्यादा सही मात्रा में वहीं जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई 4 ऑप्शन में से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो बड़ा दिखे उसी को आंसर लगा के चलाना सही हो जाएगा। ज़्यादातर सही होने में वहीं रहता है, मतलब बड़ा आंसर ज़्यादातर सही होने की संभावना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? मुस्लिम युद्ध के रूप में वहाबी आंदोलन को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि देखो वहाँ पे कह रहे किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो वहाबी आंदोलन को जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद ने निभाई है। ठीक है। ये 47वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है कि फराजी आंदोलन के विरुद्ध में 1853 में ढाका में ताइवानी आंदोलन किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1909 में की गई थी। कब की गई थी? 1909 में की गई थी। और 1909 में आर्य समाज नेता लाला लाजपत राय, लालचंद्र और सादी अली की प्रयास से पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई और अक्टूबर 1909 में लाहौर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ़्रैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फ़्रैजी आंदोलन की शुरुआत जो किया था किसने किया था? तो हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है
22 नंबर। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो पहली पुस्तक का नाम इसमें क्या वेदांत ग्रंथ था, क्या हमारा वेदांत ग्रंथ था, क्या हमारा तोपक ए मुहाउद्दीन था, भारतीय विलास था, क्या संकुलोत्तम था, क्या था, आखिर क्या था? तो इसमें व्याख्या पढ़ते हैं क्या था। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। और देखो यहाँ पे आगे एक सवाल हो कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। 1809 में राजा राम मोहन राय फारसी भाषा की पुस्तक तुहकात उल मुहाउद्दीन का प्रकाशन हुआ, जो इनकी पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ये मुहाउद्दीन वाला आंसर हो जाएगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय जनक का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो रामाबाई को पंडित कहा गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसमें देते हैं, अब पढ़ते हैं व्याख्या में क्या दिया है। तो रामाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोगरे के घर में हुआ था। इन्हें पंडिता रमाबाई के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकारी थी। 1882 में इन्होंने आर्य समाज महिला की स्थापना की थी। ठीक है, अगला में आते हैं। इसमें कह रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुआ था? तो इसका होता है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किससे श्रेय दिया जाता है? तो राजा राम मोहन किससे श्रेय दिया जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को श्रेय दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला है कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ आरंभ किया था? तो कहाँ आरंभ किया था गांधी जी ने? तो वर्धा में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो 1805 में बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक आंदोलन की स्थापना किया था? सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना हुआ था, तो वह था ब्राह्मण समाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में हमारा ट्रेन चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, अगला देखते हैं। करेगा निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था? तो यूँ ही किया था मैडम ब्लेबैट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? तो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद जी है। ठीक है, और इनका स्वामी विवेकानंद जी ई रामकृष्ण मिशन की संस्थापक थे। ठीक है, अगला इसमें दिया गया सवाल कि प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोक हितवादी सत्य शोधक समाज रहनुमाई माज दायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सही संयोजन पहचानिए। 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्मरंग पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी गोपाल हरि देशमुख ज्योतिबा फुले और नौरोजी फौरदोंजी हो जाएंगे।
जो कि यहाँ पे दिया गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे जी? आत्मरंग पांडुरंग हो जाएंगे। ठीक है। यंग इंडिया के संस्थापक हो जाएंगे मोहन दास करमचंद गांधी हो जाएंगे। लोक हितवादी के कौन हो जाएंगे? गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज के संस्थापक हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। और हनुमई माज दायसन सभा हो जाएंगे नौरोजी फरंदोनजी हो जाएंगे, फरदोनजी। अगला इसमें दिया गया है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मरंग पांडुरंग थे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस जीके जीएस गैलेक्सी क्लासेस जीके जीएस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है और आप लोग इससे हर सब्जेक्ट का लगा लेते हैं, जो आधुनिक हो, मेडिवल हो, एंसेंट हो, ये तीनों हिस्ट्री का लगा लेते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी लगा लेते हैं, इकोनॉमिक्स का भी लगा लेते हैं, ज्योग्राफी का भी लगा लेते हैं। तो इससे आपको एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट टकराने का देखने को आप टकराएगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को अच्छा से आप लोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। ठीक है। अगला हमारा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। अगला देखते हैं कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष कब हुई थी ब्राह्मण समाज की स्थापना? तो यहाँ पे ज़्यादा करके 1831 लगता है, लेकिन व्याख्या में क्या दिया गया है, व्याख्या में देख लेते हैं। 1828 20 अगस्त 1828 को दे रहा है, तो इसमें 1828 ऑप्शन ही ना है, लेकिन तो 1831 मार सकते हैं, लेकिन 19 भी मार सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है। इसमें नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस यानी कि स्टार लगा के। ठीक है। इसको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। व्याख्या भी दिया गया। कह रहे कि ब्राह्मण समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधारक आंदोलन था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। इन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत जैसी परिचय भाषाओं को लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिब्रू जैसी पाश्चात्य भाषाओं का निपुण प्राप्त किया था। इन्होंने एक एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। इन्होंने कर्म के सिद्धांत में पुनर्जन्म पर कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने धर्म ग्रंथ का मानवीय, अंतरात्मक तथा तर्क से ऊपर नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय, क्या कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815, आत्मीय सभा की स्थापना कब? 1815 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828, यहाँ पे आ गया 1828, तथा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। और तो स्वामी विवेकानंद और यहाँ पे दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। ठीक है। तो यहाँ पे हम जाने कि 1828 में हुआ था, ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था। ठीक है। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो 1897 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है
19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस मुख्यतः आकर्षित किया था? ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 1 2 4, 1 2 और 4 इन लोगों ने किया था, लेकिन निर्धारण वर्ग नहीं किया था, यानी कि आकर्षित किया था। तो ये तीनों आकर्षित किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। यहाँ पर दिया है कि 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। इस समय कंपनी के पश्चात शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा मन चिंतनशील हो उठा। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। अगला प्रश्न हमारा है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? कब पास किया गया था? तो 1829 में पास किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, जहाँ पे मोदी जी का भी स्थान है। ठीक है ना। अब बंगाल विभाजन पूछेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और 1908 में खुदीराम बोस की फांसी हुआ था। क्या हुआ था? फांसी भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया है, व्याख्या समझते हैं व्याख्या को। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो था। वेदों की ओर लौटो इन्हीं का नारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न हमारा है कि यंग आंदोलन को प्रभावित किया गया था। हेनरी विवियन डिरीजियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारतीयों के लिए नारा इनमें से किसने दिया था? तो किसने दिया था भारत भारतीयों का नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? तो जमावजी अफगानी थे। कौन थे? जमावजी अफगानो थे। अगला चैप्टर आता है किसान विद्रोह एवं आंदोलन। तो ये 10 चैप्टर जो है हम कल पढ़ेंगे। कल से इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका पार्ट 2 आएगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और आप लोग चाहते हैं कि हर चैप्टर का पूर्वावलोकन का हम प्रैक्टिस सेट कर लें, जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे।